प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.5 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न ले रहे हैं और जिसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसका अद्वितीय हल है या इसका कोई भी हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। हमने इन दोनों समीकरणों को लिख लिया है, लेकिन हम इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इनके बराबर में 0 नहीं है। अब हमें इनके बराबर में 0 लाना है। तो इसके लिए 0 क्यों लाना है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि हमारे व्यापक वर्ग समीकरण जो होते हैं वो होते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले समीकरण के भी बराबर में 0 है और दूसरे समीकरण के भी बराबर में 0 है, लेकिन जो हमें समीकरण दिए गए हैं क्या इनके बराबर में 0 है? तो इसका आंसर है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बराबर में 0 लाएंगे। तो इसके लिए हम दोनों समीकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे और जो संख्या लिखी हुई है इस तरफ, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है व्यवस्थित करने पर। अब हम व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 2x, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2x। फिर लिखा है प्लस y, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस y। इसके बाद यहाँ जो 5 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है और प्लस की संख्या का पक्षांतर बराबर के इस तरफ कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में आएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि बराबर में 0 है। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है 3x, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3x। फिर लिखा है 2y, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2y। इसके बाद ये जो प्लस का 8 है इसका पक्षांतर इस तरफ करोगे तो ये आएगा माइनस का 8 और बराबर में आ जाएगा 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो समीकरण बने हुए हैं ये व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने के लायक हैं, क्योंकि इनके भी बराबर में 0 है और इन दोनों समीकरणों के बराबर में भी 0 है। तो अब हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं और इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर आपको a1 का मान बताना है कितना है। तो पहले जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करना है। a1 का मान x का गुणांक होता है, पहले समीकरण का x का गुणांक a1 का मान होगा जो कि है 2। इसी तरीके से b1 का मान y का गुणांक होगा। पहले समीकरण के y का गुणांक कितना है कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, तो b1 का मान हो जाएगा 1। अब c1 का मान कितना होगा, तो c1 का मान होगा -5। पूरी संख्या लिख देनी है और आपको a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 के मान लिखते समय चिन्ह भी लिखना है। इसके बाद a2 का मान आपको बता देना है कितना है, तो दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2 का मान कहलाएगा जो कि है 3। इसी तरीके से b2 का मान कितना होगा, तो b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान कितना हो जाएगा, ये होगा -8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकल चुके हैं। अब इनका अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2, ये आएगा 2/3, इसको बटे में कर देना है। इसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो चलिए अब b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, ये आएगा 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे c1 बटे c2, तो ये आएगा -5 बटे -8, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो ये आएगा 5/8। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे a2 कितना है 2/3 और b1 बटे b2 कितना है 1/2। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ a1 बटे a2, या पहले लिखोगे आप 2/3 बराबर नहीं है 1/2, इसलिए
A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। ये शर्त लगी है तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः, और ये कौन सी शर्त है आपको मालूम होनी चाहिए, यह अद्वितीय हल की शर्त है। अतः समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है, समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल है तो हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे, और अद्वितीय हल के लिए हम बज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बज्र गुणन विधि को जान लेते हैं कि आखिर बज्र गुणन खंड विधि आखिर है क्या। बज्र गुणन विधि में आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 A2 B1। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन लग रहा है देखने में, लेकिन मैं इसकी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप ये फॉर्मूला बड़े ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए अब हम ट्रिक की बात कर लेंगे और इसको कैसे बनाते हैं। तो इसी को हम इसके नीचे ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y, यहाँ पर लिखना है 1 और सबके बटे खींच देना है। इसके बाद आपको लिखना है BC ऋण BC, CA ऋण CA और AB ऋण AB। इसी तरीके से आपको सबसे पहले लिख देना है BC ऋण BC, CA ऋण CA, AB ऋण AB। इसके बाद आपको 12 21 12 21 12 21 इसी तरीके से लगा देना है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल ये फार्मूला बन जाता है। ये बज्र गुणन विधि का फार्मूला है, तो आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही सिंपल से याद कर सकते हैं। आपको याद रखना है BC ऋण BC, CA ऋण CA, AB ऋण AB। तो इसी तरीके से यदि आप याद रखते हैं तो ये फार्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को बज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल लेंगे बज्र गुणन विधि। तो बज्र गुणन विधि में आपको इतना लिखना है x बटे BC ऋण BC बराबर y बटे CA ऋण CA बराबर 1 बटे AB ऋण AB। और यहाँ पर आपको लिख देना है 12 21 12 21 12 21। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x बटे, अब यहाँ पर हमें A1 B1 और A2 B2 C2 के सभी के मान हमारे क्वेश्चन से ही देख लेना है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये है, आप यहाँ से मान देख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 सभी के मान आपको यहीं से देख के लिख लेना है। तो चलिए इसके मान मैं अलग से लिख लेता हूँ और वहाँ रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान लिख लिए हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर लिखा है B1, तो B1 का मान कितना है 1, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 1। इसके बाद लिखा है C2, C2 का मान कितना है -8, तो आप यहाँ पर कोष्टक में लिख दोगे -8। फिर लगा है माइनस, तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस। फिर B2 लिखा है, B2 का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2। C1 का मान कितना है, ये C1 का मान जो है वो है -5, तो आप यहाँ जाके लिखोगे -5। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बराबर y बटे, यहाँ पर आपको फिर से मान रखना है, C1 का पूछा है, C1 कितना है -5, तो आप यहाँ पर लिखोगे -5, इसको ब्रैकेट बना दो। फिर A2 पूछा है, A2 का मान कितना है 3, तो आप यहाँ पर रखोगे 3। फिर इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस। C2 का मान कितना है -8, तो आप C2 की जगह पर रखोगे ब्रैकेट में -8। इसके बाद A1 का मान पूछा है, A1 का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पर रख दोगे 2। तो इसको और इसी तरीके से कर देना। बराबर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है 1 बटे A1 का मान। A1 का मान आप देख रहे हैं 2 है, तो आप यहाँ पर रखोगे 2। इसके बाद B2 का मान आप देख रहे हैं कितना है 2, तो आप यहाँ पर रख दोगे 2। माइनस लगा है तो माइनस। इसके बाद A2 का मान कितना है 3, तो आप यहाँ पर रखोगे 3। और B1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर आपको रखना है 1। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये मान ज़रूरत नहीं है तो इनको एक तरफ रख देते हैं। x बटे 8 एकम 8 -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो असमान चिन्हों में माइनस ही बनता है। यहाँ माइनस माइनस समान चिन्ह है, और समान चिन्ह जब है तो माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस। 5 दूनी 10 बराबर, यहाँ देखना है y बटे, यहाँ ऋण है लेकिन यहाँ धन माना जाता है, तो असमान चिन्ह फिर एक बार फिर हो जाते हैं, तो असमान चिन्हों का ऋण ही बनेगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ऋण ऋण का बन जाएगा धन, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। बराबर,
यहाँ 1/2 दूनी 4 और माइनस लगा है तो माइनस और 3 एकम 3। इस तरीके से इसको आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आप यहाँ इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू से ही। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से प्लस का 10 है, माइनस का 8 है, तो प्लस का 2 बच जाएगा बाई बटे माइनस का 15 है, प्लस का 16 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा बराबर 1/4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 आएगा। अब आपको x का मान निकालना है तो आप यहाँ पर लिखोगे x के मान के लिए आप लिखोगे x/2 बराबर 1/1। त्रिया गुणा कर देना है तो x एकम x बराबर 2 एकम 2। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। अब लिखेंगे y के मान के लिए तो यह हमें मिलेगा y/1 बराबर 1/1। त्रिया गुणा कर देंगे y एकम y बराबर 1 एकम 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण निकाय के हल हैं, समीकरण निकायों के हल हैं। इसी तरीके से आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं और अपनी मेहनत जारी रखिए। आप यदि मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट पहले से ही अच्छा आएगा। और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां से आप पर्टिकुलर कोई एक क्लास चुनिए और वहां से आप अध्ययन कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट पर जाने से आपको पर्टिकुलर किसी एक विषय के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 9th और 10th दोनों सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल हैं और आगे अपडेट होते रहते हैं। इसलिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ से आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।